हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेटा ऑनलाइन क्लासेस। पिछली क्लास में हम जो मार्कर्स होते हैं जो कि जीनोम मैपिंग में काम में आते हैं उनकी स्टडी हम कर रहे थे। ठीक है, इसमें से हमने क्या क्या देख लिया था। हमने जो मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स होते हैं उनको देख लिया था। उसके बाद हम साइटोलॉजिकल मार्कर्स भी देख चुके थे और अब जो है हम देखने वाले हैं बायोकेमिकल मार्कर्स। ठीक है, बायोकेमिकल मार्कर्स की अपन अगर बात करें, बायो केमिकल मार्कर्स, बायोकेमिकल मार्कर्स की अपन बात करें तो बायोकेमिकल मार्कर्स में हम किसको इंक्लूड करते हैं? जो बायोकेमिकल्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, एंजाइम्स, ये सारे की सारी चीज़ें जो है इनको हम इंक्लूड कर लेते हैं। ये इसके अंदर हम लेंगे क्या? प्रोटीन होती क्या है? प्रोटीन होती है जीन की प्रोडक्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं? इट इज़ ए जीन प्रोडक्ट। इट इज़ दी gene product that can be detect easily, that can be detect easily by electrophoresis. ये क्या होते हैं? जीन प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं किसके थ्रू? इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। ठीक है, एंड स्पेसिफिक स्टेनिंग, स्पेसिफिक स्टेनिंग। दो मेथड से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। क्या क्या? या तो इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा करके, सीधे इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर क्या करेंगे? रन करवा देंगे उन प्रोटीन के पार्टिकल्स को या जो भी जीन प्रोडक्ट है उन सबको हम क्या कर देंगे? सीधा ही इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करवा दें। ठीक है, वो हो जाएगा। या फिर क्या करें? स्पेसिफिक स्टेनिंग करवा करके उनको हम डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सच मार्कर्स आर रिलेटेड such markers are related to the variation in protein and amino acid bending pattern. Amino acid बेंडिंग पैटर्न। जो अमाइनो एसिड के बेंडिंग पैटर्न है उनके अंदर या फिर जो भी प्रोटीन है उनके अंदर जो वेरिएशंस पाई जा रही है उनके ऊपर, उनसे रिलेटेड ये जो है मोलिकुलर मार्कर्स या सॉरी बायोकेमिकल मार्कर्स होते हैं। उनसे रिलेटेड बायोकेमिकल मार्कर्स होते हैं जिनको हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या ले सकते हैं हम? जैसे कि एंजाइम वेरिएंट्स को ले सकते हैं अपन। इसके अंदर एंजाइम वेरिएंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। एंजाइम वेरिएंट्स सच एज आइसोएंजाइम्स एंड एलोएंजाइम्स। आइसोएंजाइम्स और एलोएंजाइम्स। ठीक है, ये एंजाइम्स के वेरिएंट्स हैं कि एक तो हो गया अपना आइसोएंजाइम, दूसरा हो गया अपना एलोएंजाइम। अब जैसे अपन बात करें आइसोएंजाइम क्या होता है, तो आइसोएंजाइम आर एंजाइम्स that perform
that perform some catalytic activity but encoded by non allelic gene, एक जानकर, जिसको हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसी एक एलेलिक जीन से ये कैटालिटिक एक्टिविटी करने वाले जो एंजाइम्स हैं वो एनकोड होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए अपने आइसो एंजाइम्स। इसके अलावा दूसरी अपन बात करें, दूसरा जो है अपना एलो एंजाइम्स। एलो एंजाइम्स क्या होते हैं? आर एंजाइम्स that encoded by different alleles of genes, different allele of genes of a gene, but have some कैटालिटिक एक्टिविटी। ठीक है, तो ये दो टाइप के एंजाइम हो गए अपने पास। कौन कौन से? एक तो हो गया अपना एलो एंजाइम, और दूसरा हो गया अपना आइसो एंजाइम। आइसो एंजाइम वो वाले एंजाइम्स होते हैं जो एक नॉन जीन के द्वारा एनकोड किए जाते हैं और कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं, उनको तो अपन बोल देते हैं आइसो एंजाइम्स। दूसरा हो गया अपना एलो एंजाइम्स। एलो एंजाइम्स वो वाले एंजाइम्स होते हैं जो एक जीन के डिफरेंट एलील्स द्वारा एनकोड किए जाते हैं और एक कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, उनको अपन बोलते हैं एलो एंजाइम्स। किसके बेसिस पर डिफरेंस है इनके बीच में? कि कौन से वाले जीन के सेम एलील से एक ही एलील से एनकोड हो रहे हैं तो आइसो एंजाइम, दो अलग अलग जीन के जो एलील्स हैं उनसे एनकोड हो रहे हैं तो उसको बोल रहे हैं अपन एलो एंजाइम्स। ठीक है, तो ये हो गया अपना आइसो एंजाइम एंड एलो एंजाइम। उसके बाद अपन बात करते हैं अगली डीएनए या मोलिकुलर मार्कर्स। ठीक है, ये तो हो गए अपने कौन से वाले? बायोकेमिकल मार्कर्स। बायोकेमिकल मार्कर्स में किसको इंक्लूड किया अपन ने? प्रोटीन्स को इंक्लूड किया है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी? डीएनए या मोलिकुलर मार्कर्स। डीएनए या मोलिकुलर मार्कर्स। ठीक है, डीएनए या मोलिकुलर मार्कर्स कौन से वाले होते हैं? जैसे कोई डीएनए की सीक्वेंस है, ठीक है, उसको अपन क्या ले सकते हैं? डीएनए की जो सीक्वेंस होती है, स्पेसिफिक एक डीएनए की सीक्वेंस जो है उसको अपन एक डीएनए मार्कर की तरह काम में ले सकते हैं। ठीक है, उसको अपन डीएनए मार्कर की तरह काम में ले सकते हैं। तो ये क्या होते हैं डीएनए मार्कर्स? डीएनए मार्कर्स आर डिफाइंड एज DNA markers are defined as a fragment of DNA
रिवीलिंग म्यूटेशन या वेरिएशंस। ठीक है, डीएनए मार्कर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, डीएनए के रिवील कर रहे हैं किसको, म्यूटेशन को। डीएनए के अंदर जो म्यूटेशन आ रहे हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए काम में आ रहे हैं। ठीक है, और वेरिएशंस को भी बताने का काम कर रहे हैं। उनको अपन क्या बोल देते हैं, ऐसे फ्रेगमेंट्स को डीएनए मार्कर्स अपन कह देते हैं। डीएनए की सीक्वेंसेस होती है ये। ठीक है, विच कैन बी यूज्ड which can be used to detect polymorphism between different genotype of allele। जीनोटाइप और एलील। ठीक है, ये जो डीएनए सीक्वेंसेस है ये किस काम में यूज में आ सकती है, ये यूज में आ सकती है हमारे डिटेक्ट करने में पॉलीमॉर्फिज्म को, जो डीएनए के अंदर जो पॉलीमॉर्फिज्म पाई जा रही है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि डीएनए के अंदर जो डिफरेंट टाइप के जीन्स पाए जा रहे हैं, उनके अंदर डिफरेंट अगर दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अगर हम लेते हैं डीएनए, उसके अंदर जो है डीएनए की सीक्वेंसेस अलग अलग टाइप की होगी। ठीक है, तो दोनों के अंदर जो ये पॉलीमॉर्फिज्म पाई जा रही है, ठीक है, दोनों के अलग अलग सीक्वेंसेस जो पाई जा रही है, इसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, डीएनए मार्कर या मॉलिक्यूलर मार्कर को काम में ले लेते हैं। ठीक है, एलील। ठीक है, ये हो गए एलील ऑफ जी। अब ये सच फ्रेगमेंट्स आर associated with a certain location within the genome। ये जो सर्टेन फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है, इसको अपन जब डीएनए के अंदर छोड़ेंगे, ठीक है, डीएनए में हम किसी सीक्वेंस को डिटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, उस सीक्वेंस को डिटेक्ट करने के लिए ना हमने ये कुछ फ्रेगमेंट बनाए, तैयार किए, डीएनए के नॉन सीक्वेंसेस तैयार किए हमने और फिर इनको छोड़ दिया। ठीक है, ये सर्टेन सीक्वेंसेस जो है वो जा करके जिसके लिए होमोलॉजी रखती है, जिसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस रखती है, जिस डीएनए पार्ट के लिए या जीनोम के लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस रखती है, वहां पर जा करके एसोसिएट हो जाती है, वहां पर जा करके उनके साथ चिपक जाती है। ठीक है, उस जीनोम के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा and may be detected by means of certain molecular technology।
जो ये जीन जो है वो जा करके कहाँ हो गया, एसोसिएटेड हो गया, ठीक है, जीनोम के अंदर जाकर चिपक गया है। अब इस जीनोम के अंदर ये चिपक गया है तो इसको हम डिफरेंट मोलिकुलर टेक्नोलॉजी जो है उसकी हेल्प से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने जो ये प्रोब तैयार किया है, इस प्रोब के अंदर मान लो हमने क्या किया कि रेडियो एक्टिव लेबल कर दिया इसको, प्रोब को, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे ही ये जाके कहीं पे चिपकेगा वहाँ पर जाकर रेडियो एक्टिविटी शो करेगा, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी शो करेगा तो उसको हम डिटेक्ट करके वहाँ पता लगा सकते हैं कि जीनोम के अंदर इस वाली सीक्वेंस के अंदर जाकर के ये एनकोड इस वाली जीनोम के अंदर ये जाकर के एसोसिएट हो गया है, ठीक है। तो ऐसे जो है हम इस मोलिकुलर टेक्नोलॉजीज की हेल्प से डिफरेंट टाइप की उसका पता लगा सकते हैं कि ये कहाँ पर जाकर एसोसिएट हुआ है। पहला तो हो गया रेडियो लेबल करना। उसके अलावा जो फ्लोरोसेंस होता है उससे टैग कर दें इसको, फ्लोरोसेंटली टैग करके फिर बाद में अपन इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई सारी मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी है जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। डीएनए मार्कर is a small region of DNA sequence showing polymorphism. ठीक है। तो ये जो है डीएनए मार्कर क्या होते हैं, स्मॉल रीजन्स होते हैं ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस जो क्या करते हैं, शो करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को। पॉलीमॉर्फिज्म को शो करने वाले स्मॉल रीजन्स होते हैं डीएनए मार्कर्स, ठीक है। जैसे क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या शो करते हैं ये, बेस डिलीशन हो गया। इसके अलावा इंसर्शन हो गया, और क्या हो गया, और जैसे सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें जो है ये पॉलीमॉर्फिज्म में शो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स पाए जा रहे हैं उनके बीच में कौन से वाले बेस का डिलीशन हो गया। जैसे दो ऑर्गेनिज्म ले लिया हमने, ठीक है, एक ही स्पीसीज के और एक ही स्पीसीज के दो ऑर्गेनिज्म को लेकर के जब उनके डीएनए को कंपेयर करते हैं तो हमें पता पड़ सकता है क्या कि कौन से वाले बेस का डिलीशन हो गया, कौन से वाले जीन के अंदर कुछ इंसर्ट हुई है डीएनए सीक्वेंसेस, ठीक है, और कौन से वाले के अंदर सब्स्टिट्यूशन हुआ है, कि मतलब वहाँ पर कोई ना कोई नया बेस आ गया और उसकी जगह पे पुराने वाले को हटा दिया गया, वहाँ से पुराने वाले को हटा दिया गया, उसकी जगह पे नया आ गया। ऐसा सब्स्टिट्यूशन हुआ है इंडिविजुअल्स के बीच में, हम कंपेयर करके पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके अलावा अपन बात करें कि डीएनए मार्कर्स जो होते हैं उनके कैरेक्टर्स क्या क्या है, कैरेक्टर्स ऑफ डीएनए मार्कर। Characters of DNA markers. डीएनए मार्कर्स के कैरेक्टर क्या क्या है। पहला, एक एक कैरेक्टर को देखते हैं अपन, है ना। पहला कैरेक्टर जो है वो क्या है, हाई लेवल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्या शो करता है, हाई लेवल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म को शो करता है। हाई लेवल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, शो करता है, ठीक है। दूसरा जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन इन वॉल जीनोम, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होता है, पूरे के पूरे जीनोम में इसका डिस्ट्रीब्यूशन पाया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन इन होल जीनोम,
होल जीनोम, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्या है? थर्ड है इसका प्रोवाइड रिजोल्यूशन ऑफ जेनेटिक डिफरेंसेस, provides resolution of genetic differences. जो जेनेटिक डिफरेंसेस होते हैं उनके लिए एक रिजोल्यूशन भी प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। जो दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में जो जेनेटिक डिफरेंसेस है उनके लिए एक रिजोल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ है कोडोमिनेंट इन एक्सप्रेशन। कुछ जो डीएनए मार्कर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? कोडोमिनेंट भी होते हैं, कोडोमिनेंट इन एक्सप्रेशन, कुछ डीएनए मार्कर कैसे होंगे? कोडोमिनेंट होंगे, ठीक है। और जीनोम स्पेसिफिक इन नेचर, ये कैसा होता है? जीनोम स्पेसिफिक होता है इन नेचर, नेचर में ये कैसा होता है? जीनोम स्पेसिफिक होता है। ये कुछ कैरेक्टर्स है किसके? डीएनए मार्कर्स के। डीएनए मार्कर्स में क्या क्या कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं? पहला तो हो गया ये हाई लेवल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, ठीक है। दूसरा पूरे के पूरे जीनोम के अंदर इसका डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। इसका जो ये है डिफरेंट जीनोम के लिए रिजोल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा है जेनेटिक डिफरेंसेस के लिए, ठीक है। उसके अलावा कुछ जीनोम कुछ जो डीएनए मार्कर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कोडोमिनेंट होते हैं एक्सप्रेशन में, ठीक है। और इसके अलावा जीनोम स्पेसिफिक होता है ये डीएनए मार्कर जो है वो जीनोम स्पेसिफिक होता है नेचर में। तो ये सारे के सारे तो हो गए डीएनए मार्कर्स के या मॉलिक्यूलर मार्कर्स के कैरेक्टर्स, ठीक है। इसके अलावा अपन देखना चाहें अगला है अपना टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर्स। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर्स, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर्स। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर्स की बात करें तो मॉलिक्यूलर मार्कर्स जो है वो टू टाइप के होते हैं। मैन, अगर हम इनको मैन डिवाइड करें तो वो दो टाइप के हैं। कैसे? सबसे पहला तो है ये बेस्ड ऑन कौन से वाले मेथड के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो अगर ये न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बेस्ड है तो वो एक टाइप का हो गया। पहला तो कौन सा वाला है? जो बेस्ड ऑन न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन, न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बेस्ड है तो ये एक टाइप का हो गया। जैसे इसके अंदर हम इंक्लूड किसको करते हैं तो इसका एग्जांपल हो गया अपना RFLP। RFLP की फुल फॉर्म क्या है? तो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कि मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटने के बाद जो है वहां पर फ्रेगमेंट्स की लेंथ जो है उसके अंदर जो पॉलीमॉर्फिज्म पाई जा रही है। एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटने पर तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के फ्रेगमेंट्स के अंदर जो पॉलीमॉर्फिज्म पाई जा रही है उसको डिटेक्ट करना, ठीक है। तो ये हो गया RFLP। सबसे पहला तो क्या हो गया? RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ये तो हो गया अपना कौन से वाले पे है? न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड डीएनए मार्कर, ठीक है। दूसरा है PCR बेस्ड, PCR या पॉलीमर चेन रिएक्शन
PCR बेस्ड DNA मार्कर्स, PCR बेस्ड DNA मार्कर्स, इसके अंदर जो है हम इंक्लूड कर सकते हैं किस किस को, इसके अंदर भी हम 2 बार डिवीजन कर सकते हैं, इसके अंदर भी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 2 पार्ट्स कौन से, एक वो वाले जो लोकस के लिए नॉन स्पेसिफिक होते हैं और एक वाले जो लोकस के लिए स्पेसिफिक मार्कर्स होते हैं। तो लोकस नॉन स्पेसिफिक मार्कर्स, मिनट, पहला तो हो गया अपना कौन सा, लोकस नॉन स्पेसिफिक मार्कर्स, लोकस नॉन स्पेसिफिक मार्कर्स, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, तो RAPD, इसके फुल फॉर्म क्या हो गई, रैपिड एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA, पॉलीमॉर्फिक DNA, ठीक है। ये तो हो गया अपना RAPD। दूसरा हो गया अपना AFLP, ये है एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। AFLP एंड RAPD जो है लोकस नॉन स्पेसिफिक मार्कर्स, ये 2 टाइप के तो मार्कर हो गए अपने, कौन से वाले, जो लोकस के लिए स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिसिटी शो नहीं करते, वो वाले तो हो गए अपने लोकस नॉन स्पेसिफिक मार्कर्स। इसके अलावा एक और जो है अपना, इसके अलावा दूसरा है अपना लोकस स्पेसिफिक, मोलिकुलर मार्कर्स या मार्कर्स। लोकस स्पेसिफिक जो मार्कर्स है अपने पास, उसमें हम किस किस को इंक्लूड कर रहे हैं, लोकस स्पेसिफिक मार्कर जो है इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं SSR, या इसको बोल देते हैं सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स, सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स, ठीक है, SSRs एंड SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ऐसे ये कुछ DNA मोलिकुलर मार्कर्स या DNA मार्कर्स के टाइप्स हैं। जैसे अपन बात करें, सबसे पहले 2 टाइप में आपने डिवाइड किया अपन ने, कौन कौन से 2 टाइप, PCR बेस्ड और न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड, 2 टाइप के हो गए। न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड जो है वो तो एक ही है, कौन सा वाला, RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ये तो हो गया अपना RFLP। उसके बाद अपन बात करें PCR बेस्ड की, तो PCR बेस्ड जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक लोकस स्पेसिफिक, एक लोकस नॉन स्पेसिफिक। लोकस स्पेसिफिक जो है उसके अंदर आ गया अपना RAPD और AFLP। RAPD मतलब रैपिड एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA और AFLP का मतलब हो गया एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। SSR एंड SNP ये 2 होते हैं लोकस स्पेसिफिक मार्कर्स। लोकस स्पेसिफिक मार्कर्स में अपन ने 2 ले लिए, कौन कौन से, एक तो SSR और दूसरा SNP, ठीक है। SSR का मतलब हो गया सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स और SNP का मतलब हो गया सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ऐसे ये हमने जो DNA मार्कर्स है इनको हमने डिवाइड कर लिया। इसके बाद अपन एक को पढ़ते हैं, एक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं।
RFLP। RFLP को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। RFLP पिछली क्लास में जो है अपन डीएनए के जो मोलिकुलर मार्कर्स होते हैं उनकी बात कर रहे थे। पिछले जो है उसमें हम RFLP तक पहुंचे थे। RFLP के बाद हम देखने वाले हैं RFLP जो है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। RFLP होती क्या है? RFLP इसका अगर अपन पूरा नाम देखें तो इसका पूरा नाम होता है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म जो है इसका पूरा नाम है। RFLP की अपन बात करें तो ठीक है। RFLP जो है ये टेक्निक है क्या, किस पे बेस्ड है, ये सारी बातें करें तो ये जो टेक्निक है RFLP, इट इज द टेक्निक based on hybridization हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड ये टेक्नोलॉजी होती है। इसके अलावा ये क्या काम में आती है, इसके मतलब प्रिंसिपल क्या है इसका, तो प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल क्या है इसका? इसका प्रिंसिपल है अगर दो ऑर्गेनिज्म डिफर है, एक दूसरे से अलग अलग है, तो ठीक है उनको अपन क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन करके उनके डीएनए को जो है नाइलॉन मेम्ब्रेन पर शिफ्ट करके सदन ब्लोटिंग करवा करके और फिर बाद में उनको क्या कर सकते हैं, अपन कंपेयर कर सकते हैं कि ये एक ही स्पीसीज के दो ऑर्गेनिज्म का डीएनए है, क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस तो पाया जाएगा। ठीक है, बाकी का जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो तो होगा सिमिलर, बट जो डिफरेंट है उसका बैंड हमें थोड़ा सा डिफर मिलेगा। ठीक है, तो ये इससे हम क्या कर सकते हैं, दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को हम बता सकते हैं कि ये डिफरेंस, उनके बीच में डिफरेंस को बता सकते हैं। इफ टू organisms differ in the distance between site of cleavage of the particular restriction site या restriction endonuclease enzyme restriction endonuclease enzyme। एक पर्टिकुलर अगर हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ले लेते हैं तो उसके लिए ना दो अलग अलग स्पीसीज का अगर डीएनए है या दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अगर डीएनए है तो उस डीएनए के अंदर जो क्लीवेज की साइट है, रेस्ट्रिक्शन साइट जो है, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा काटी जा रही है, ठीक है, उसके लेंथ जो है, उसकी डिस्टेंस जो है, उसके अंदर क्या पाया जाएगा, डिफरेंस पाया जाएगा अगर वो दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के है तो। ठीक है, तो इसके बेसिस पर अपन निकाल सकते हैं इससे क्या होगा, द लेंथ ऑफ द fragments produced
will differ इससे क्या होगा कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हमें मिलेंगे ना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसके ऊपर एक्टिविटी करवाने के बाद में जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हमें मिलेंगे वो फ्रेगमेंट कैसे होंगे, लेंथ में डिफर होंगे, उनकी लेंथ अलग अलग होगी सारों की। ठीक है, ठीक, ये तो हो गया। इसके बाद द सिमिलैरिटीज and differences of the pattern of the patterns thus generated can be used to differentiate species from one another ठीक है, दो अलग अलग स्पीसीज है वो उनके लिए जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट है, रेस्ट्रिक्शन साइट जो है वो क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, तो अलग अलग साइट है जिसके कारण जो जनरेटेड फ्रेगमेंट्स हैं वो भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये जो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं इनको हम यूज में ले सकते हैं। ये पैटर्न में जो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस पाए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लेंथ जो सारे के सारे फ्रेगमेंट हैं उनकी लेंथ सबकी ही अलग अलग होगी, कुछ तो सिमिलर भी होंगे। ठीक है, तो उनके सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को हम काम में ले सकते हैं, किसके लिए, स्पीसीज़ को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्रिंसिपल। ठीक है, ये प्रिंसिपल इस बेसिस पर काम करता है। इसके अलावा अपन बात करें कि इसके अंदर स्टेप्स क्या क्या होते हैं, स्टेप्स ऑफ RFLP, स्टेप्स ऑफ RFLP रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म जो है अपनी, उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स अपन ने इंक्लूड किए हुए हैं, क्या क्या स्टेप्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो पहली अपन बात करें, पहला तो हो गया अपना आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द टारगेट, फ्रॉम द टारगेट, जो भी हमारा टारगेट है, जिस भी स्पीसीज को या जिस भी ऑर्गेनिज्म को हमें स्टडी करना है उसके डीएनए के हम क्या करेंगे, डीएनए को आइसोलेट करेंगे। ठीक है, उसको आइसोलेट करने के लिए हमें या तो क्या चाहिए, सेलुलर कंपोनेंट, ठीक है, या फिर वहीं से कोई ऑर्गेनिज्म जो है उसी से अपन कुछ डीएनए कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसको अगर अपने देखना है तो ठीक है, डीएनए से रिलेटेड कुछ भी सेल वगैरह कुछ भी अपन ले लेते हैं। दूसरा आइसोलेशन हो गया। उसके बाद अपन बात करें दूसरा, तो डाइजेशन ऑफ डीएनए, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है उसके थ्रू क्या करेंगे, अब इसको डीएनए जो लिया है हमने उसको डाइजेस्ट करवा देंगे। एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ले लेंगे, उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या है, हम डीएनए के फ्रेगमेंट को डाइजेस्ट करवा देते हैं। फिर बाद में जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब हम डाइजेस्ट करवाते हैं तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करता क्या है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम recognize and cut
recognize and cut DNA at a specific site स्पेसिफिक साइट जो पाई जा रही है डीएनए के अंदर, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट। उस रेस्ट्रिक्शन साइट के ऊपर जा करके ये एंजाइम जो है उसको रिकॉग्नाइज करके वहाँ से कट कर देता है, ठीक है, कट लगा देता है वहाँ पर, कट करता है। इसके अलावा फिर थर्ड जो स्टेप है अपना वो क्या है, थर्ड स्टेप है अपना सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। Separation of DNA fragments by agarogel electrophoresis। इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है उसको यूज में लेकर के हम डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं, उनको अलग अलग कर लेते हैं। इनको अलग करने के बाद इस जेल को ना एक केमिकल में एक्सपोज करते हैं हम, जिस केमिकल में क्या होता है कि डीनेचुरिंग एजेंट होते हैं जो डीनेचुरेशन करवा देते हैं डीएनए का। डीएनए का डीनेचुरेशन से क्या मतलब है हमारा, डीनेचुरेशन से हमारा मतलब होता है, एक होता है डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन का मतलब तोड़ना, और डीनेचुरेशन का मतलब जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसकी बनी हुई है उसमें से हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते हुए बस दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग कर देना, बस यही काम करना है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, द जेल इज देन एक्सपोज्ड to a chemical to denature double stranded DNA। जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसको अपन जो है, जो जिस जेल में है ये इलेक्ट्रोफोरेसिस अपन ने करवाया, एगारोज जेल को लेते हुए उस एगारोज जेल के अंदर क्या है कि डीएनए फ्रेगमेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट है। अब डीएनए फ्रेगमेंट जो है इनको अपन ऐसे केमिकल के अंदर डाल देंगे जहाँ पर इनका क्या हो जाए, डीनेचुरेशन हो जाए और डबल स्ट्रैंडेड से ये कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर, टू बिकम सिंगल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है, इसको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर कन्वर्ट करवा देते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद जो है फिफ्थ स्टेप है अपना, उसके बाद अपन कराएंगे बाय सडन ब्लोटिंग the DNA fragments are transferred from gel to nylon membrane। From gel to nylon membrane। जो सडन ब्लोटिंग है इसके अंदर ना हम डिफरेंट मतलब ये एक नाइलॉन मेम्ब्रेन को काम में लेते हैं, ठीक है, नाइलॉन मेम्ब्रेन को अपन काम में लेते हैं। उसमें क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला अपना जेल है, ठीक है, उस जेल के ऊपर जैसे नाइलॉन मेम्ब्रेन को
नायलॉन मेम्ब्रेन को वहाँ पर ले जाकर उसके ऊपर डीएनए की ब्लोटिंग करवाते हैं, डीएनए की ब्लोटिंग करवाते हैं, उसको शिफ्ट करवाते हैं। डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो हैं उनको जेल से नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर शिफ्ट करवा देते हैं। ठीक है, नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर शिफ्ट करवा दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद 6 नायलॉन मेम्ब्रेन को फिर एक्सपोज करेंगे अपन ऐसे प्रोब के पास, ऐसे प्रोब के लिए जो मतलब रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनसे टैग्ड है, वो उसके अंदर प्रेजेंट है। रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियोटाइड है वो अंदर उसके अंदर अपने डाले हुए हैं। ऐसे प्रोब के लिए इसको अपन क्या कर देंगे, एक्सपोज कर देंगे, जिससे क्या होगा कि वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब को ढूंढ करके उसके साथ में अटैच हो जाएगा, उसके साथ में अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको क्या करेंगे अब, नायलॉन मेम्ब्रेन को, नायलॉन मेम्ब्रेन इज एक्सपोज्ड to a solution with radioactive complementary nucleotide probes। जो रेडियो एक्टिव कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड प्रोब्स हैं उनके लिए क्या कर देंगे, इसको एक्सपोज कर देंगे। ठीक है, एक्सपोज कर देंगे। दैट हाइब्रिडाइज, जो कि क्या कर देगा, हाइब्रिडाइज कर देगा डीएनए को जो मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, हाइब्रिडाइज टू स्पेसिफिकली चूजन डीएनए। डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए फ्रेगमेंट जो हैं उनको अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पे प्रोब के साथ हाइब्रिडाइज कर देंगे। ठीक है, तो अपन ने क्या कर दिया, प्रोब के साथ हाइब्रिडाइज कर दिया। इसके बाद ये तो हो गया अपना 6th। इसके बाद अपन बात करते हैं 7th। 7th की बात करें अपन, 7th में क्या करते हैं, मेम्ब्रेन इज देन प्लेस्ड अगेंस्ट is then placed against X-ray फिल्म। एक्सरे फिल्म के अगेंस्ट इसको क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं। इससे क्या होगा, जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड वाला जो प्रोब है वो वहां पर चमकने लगेगा, वो अपने वहां पर एक्सरे पैटर्न शो करेगा। ठीक है, एक्सरे फिल्म के ऊपर एक्सपोजर शो करेगा। ठीक है, तो फिल्म वेयर hybridized radioactive probe probes cause exposure of
एक्सरे फिल्म, एक्सरे फिल्म producing an radiogram and producing an radiogram. तो जैसे ही हम इसको मेम्ब्रेन को, ये जो नाइलॉन मेम्ब्रेन है, इसको अपन प्लेस करेंगे कहाँ पर, एक्सरे फिल्म के अगेंस्ट, तो ये एक रेडियोग्राम शो करेगा, जिस रेडियोग्राम को डिटेक्ट करके हम क्या पता लगा सकते हैं कि डीएनए का फ्रेगमेंट जो है ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस में यहाँ पर रन कर रहा था, और इसको मेम्ब्रेन पर जब हमने ब्लोट करवाया तो ये यहाँ पर अपना पैटर्न शो कर रहा है। ठीक है, इसके बाद 8th स्टेप, 8th स्टेप में क्या करेंगे अपन, RFLP एनालिसिस। RFLP को अपन क्या कर देंगे, एनालिसिस कर लेंगे इसका। It is carried out to detect differences in pattern to confirm polymorphism. जो पॉलीमॉर्फिज्म है उसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एनालिसिस करेंगे। इसका RFLP का एनालिसिस करने के बाद जो डिटेक्ट किया हुआ डिफरेंसेस है उनको अपन यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म को कंफर्म करने के लिए काम में ले लेते हैं। ये सारे हो गए इसके स्टेप्स, जिसके अंदर अपने एक एक को देख लें। आप दोबारा से देख लेते हैं एक बार। ये सारे स्टेप्स है, ठीक है। इसके अंदर पहला स्टेप क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को आइसोलेट कर लिया। जो टारगेट का अपन को कंपैरिजन करवाना है, जिस ऑर्गेनिज्म का अपन को जो RFLP करवानी है, ठीक है, जिस डीएनए की, उसको अपन ले लेंगे और उसको आइसोलेट कर लेंगे। आइसोलेट करने के बाद उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करवा देंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करवाने पे क्या होगा, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा साइट को, और साइट को रिकॉग्नाइज करके वहाँ पे उसने कट लगा देना है, ठीक है। वो वहाँ पे जाके डीएनए को काट देगा, कट लगा देगा वहाँ पर। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स कट जाएंगे, क्योंकि एक साइड तो है नहीं, वहाँ पर डिफरेंट साइट्स हैं। उन सारी साइट्स पर जाकर के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो कट लगा देगा। जैसे ही कट लगाएगा, जो मैनी फ्रेगमेंट्स हमें प्राप्त होंगे या मिलेंगे, उन फ्रेगमेंट्स को अपन इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करवा देंगे एगारोस जेल के अंदर, ठीक है। जिससे क्या होगा कि वहाँ पर जो है एगारोस जेल में जैसे ही रन करेंगे तो वो साइज के बेसिस पर और चार्ज के बेसिस पर अरेंज हो जाएंगे, एक के पीछे एक। जिसका साइज सबसे छोटा वो सबसे आगे, जिसका साइज सबसे बड़ा वो सबसे पीछे, ठीक है। तो वो ऐसे जो है अपने साइज के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएंगे डीएनए के फ्रेगमेंट्स, ठीक है। उनके अरेंजमेंट के बाद इनको अपन एक केमिकल के ऊपर एक्सपोज करवा देते हैं, जो क्या करता है, डीनेचुरेशन करवा देता है। डीनेचुरेशन करवाने से क्या होगा कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड ना रह करके क्या हो जाएगा, अब सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को अब अपन नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर करवा देते हैं बाय सदर्न ब्लोटिंग। सदर्न ब्लोटिंग से जब ट्रांसफर करवाते हैं अपन नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर, तो ये नायलॉन मेम्ब्रेन जो है फिर इसको अपन एक्सपोज करवा देते हैं एक ऐसे सॉल्यूशन के लिए जिसके अंदर क्या डाले हुए हैं अपन ने, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड वाले प्रोब्स डाले हुए हैं, ठीक है। जैसे ही हम वहाँ पर उसको डालेंगे तो जो रेडियो एक्टिव प्रोब हैं वो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस ढूंढ करके अपने जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फ्रेगमेंट है उसके साथ में जाकर के अटैच हो जाएंगे। अटैच हो गए, अटैच होने के बाद इसको अपन क्या करेंगे, इस मेम्ब्रेन को एक्सरे फिल्म के अगेंस्ट दिखाएंगे। एक्सरे फिल्म के अगेंस्ट जब दिखाएंगे तो वहाँ पर एक रेडियोग्राम मिलेगा, ठीक है। रेडियोग्राम मिलेगा, उस रेडियोग्राम के अंदर जो है डिफरेंट पैटर्न शो हो रहे होंगे।
बीच बीच में वाइट लाइंस दिखाई देगी, ठीक है। वो वाइट लाइंस जो है जैसा कि जब एक्सरे करवाते हैं, ठीक है, तो एक्सरे करवाने पर जहाँ पर बोन्स होती है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे जैसे वाइट वाइट दिखाई देता है, वैसा ही कुछ यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जैसे वाइट वाइट दिखाई देगा, उस वाइट वाइट वाले जो पैटर्न हमें मिल रहे हैं उन पैटर्न्स को जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर हमें क्या मिलेगा कि ये जो पैटर्न है, डिफरेंसेस जो पाए जा रहे हैं इन पैटर्न्स में, उनके कारण क्या क्या पॉलीमॉर्फिज्म शो हो रही है उसका हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका जो स्टेप्स हैं, RFLP में स्टेप्स कौन कौन से इंक्लूड किए गए हैं उनकी बात कर लिया अपन ने। इसके बाद अपन बात करें एप्लीकेशंस ऑफ RFLP। एप्लीकेशंस ऑफ RFLP के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस RFLP के क्या क्या एप्लीकेशंस है इसकी अपन बात करें तो इट इज एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर, एक एक को देखते हैं। फर्स्ट क्या, जीनोम मैपिंग, पहला एप्लीकेशन तो क्या हो गया, जीनोम मैपिंग में, ठीक है। दूसरा लोकलाइजेशन ऑफ जीन, localization of genes for genetic disorders, genes for genetic disorders, जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए क्या करना है, इनको लोकलाइज करना, ठीक है। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ साइट for disease and paternity testing के बाद क्रिमिनल केसेस इन to determine the source of DNA sample जो DNA का सैंपल है उसको डिटरमाइन करेंगे, जो DNA सैंपल है उसका सोर्स कौन है उसको डिटरमाइन करके अपन क्या कर सकते हैं, क्रिमिनल का पता लगा सकते हैं, ठीक है। डिटरमाइनिंग दिस डिजीज स्टेटस of an individual, एक इंडिविजुअल जो है उसके अंदर डिजीज का स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए भी अपन काम में ले सकते हैं। क्या क्या हो गया, पहला तो ये जीनोम मैपिंग में काम में आ रहा है जो कि अपन पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, जीनोम मैपिंग में हो गया। दूसरा जीन के लोकलाइजेशन के लिए कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसको जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको काम में ले सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ साइट फॉर डिजीज़ के लिए साइट है उसको भी पता लगा सकते हैं। तीसरा उसके अगला जो है वो पैटर्निटी टेस्ट कैसे, जैसे मतलब
इससे पता लगाना कि इसके माता पिता कौन है। जैसे किसी बच्चे के अगर माता पिता खो जाते हैं, ऐसा कोई केस आता है, ठीक है, तो मतलब पहचान नहीं पा रहे, बड़ा हो गया बच्चा, उसको पहचान नहीं पा रहे, ना माता पिता पहचान पा रहे, ना बच्चा अपने माता पिता को पहचान पा रहे, तो उसको पता करना, उसको कंफर्म करना है कि ये अपने माता पिता है या नहीं है। तो वहाँ पर पैटर्निटी टेस्ट करवाने के लिए, माता पिता का पता लगाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये RFLP टेक्निक को काम में ले सकते हैं। क्रिमिनल केसेस के अंदर, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनके अंदर जो है, जैसे कोई एक वारदात हो गई या घटना घट गई, ठीक है, जहाँ पर हमें क्या मिला, एक कोई भी सेल मिल गई, या हेयर सेल है ना, हेयर सेल, ठीक है, वो मिल गई, कोई बाल था वो उखड़ गया, जड़ सही था, तो वहाँ पर उसके साथ में क्या आ गई, हेयर सेल आ गई। हेयर सेल के साथ में क्या है, DNA है। उस DNA को अपन एक्सट्रैक्ट करवा करके उसके थोड़ा सा PCR में उसको अमाउंट को बढ़ा करके, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उस क्रिमिनल के DNA सैंपल के साथ मैच करके, जो जितने भी अपने पास सस्पेक्ट हैं, उन सस्पेक्ट को लेकर के, उनका DNA सैंपल लेकर के उसके साथ मैच करवाएंगे। जिसका मैच हो जाएगा उसको अपन क्या मान लेंगे, क्रिमिनल, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसे क्रिमिनल का पता लगाने के लिए भी अपन काम में ले सकते हैं। इसके अलावा डिजीज़ के स्टेटस को पता लगाने के लिए भी अपन इसको काम में ले सकते हैं। जैसे अपन देखना चाहें कि पैटर्निटी टेस्ट कैसे करते हैं और डिजीज़ का पता कैसे लगाते हैं। सबसे पहले तो अपन पैटर्निटी टेस्ट की बात करें तो जैसे जीनोटाइप था ए और ए, ये सारे जीनोटाइप हैं, ठीक है, या इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गए अपने जीनोटाइप। इसके लिए जो DNA फ्रेगमेंट मिल रहे हैं नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर, वो कुछ ऐसा पैटर्न शो कर रहे हैं। सबसे नीचे A, ठीक है, बीच में यहाँ पर मिल रहा है A, और ये जो है AA, ये दोनों के पैटर्न शो करता है, इसका भी और इसका भी, ठीक है, उसके जैसा भी दिखेगा और इसके जैसा भी दिखेगा। तो ऐसा कुछ शो कर रहा होता है। अगर इनकी बात करें तो A जो है उसका जो अपन ने DNA मिलेगा, कैसे मिलेगा, दोनों के दोनों, क्योंकि यहाँ पे दो एलील है A और A, और वो दोनों एलील क्या है, एक ही जगह पर आएंगे क्योंकि सिमिलर है, एक ही जगह पर मिलेंगे, एक ही बैंड मिलेगा दोनों का, थोड़ा डार्क मिलेगा, ठीक है। AA जो कि स्मॉल a है, उनका भी क्या मिलेगा, एक ही बैंड मिलेगा। बट यहाँ पर क्या है, एक एलील तो है कैपिटल A, एक एलील है स्मॉल a, ठीक है। तो स्मॉल a का भी पैटर्न मिलेगा और कैपिटल A का पैटर्न भी मिलेगा। यहाँ पर दोनों पैटर्न हमें देखने को मिलेंगे जब हम पैटर्निटी टेस्ट करवाते हैं। जैसे हमने पैटर्निटी टेस्ट करवाया कि ये एक मदर है, पेरेंट्स हैं, ठीक है, और ये इसका फादर, इन दोनों से जो चाइल्ड निकल करके आ रहे हैं वो एक डॉटर और दो सन है, ठीक है, सिबलिंग्स हैं। इन सिबलिंग्स को अपन देखना चाहें ना, तो इनके लिए जब हम पैटर्निटी टेस्ट करवा रहे हैं, इनके लिए जब हम पैटर्निटी टेस्ट देख रहे हैं कि इनका जीनोटाइप है कौन सा, कौन से वाले एलील ये शो कर रहे हैं, तो इनके एलील जब हम देखने जाएंगे तो क्या क्या एलील मिल सकते हैं, कैपिटल A स्मॉल a मिल सकता है, कैपिटल A स्मॉल a मिल सकता है, ठीक है, और क्या, जैसे स्मॉल a मिल सकता है, कैपिटल A स्मॉल a और कैपिटल A, ये सारे पैटर्न हमें देखने को मिल सकते हैं। पर यहाँ पर हमें सारे पैटर्न जो हमें देखने को मिल रहे हैं, ये अपना स्मॉल a, ये कैपिटल A स्मॉल a और ये कैपिटल A, ठीक है। तो यहाँ पर ना DNA के फ्रेगमेंट्स जो देखने को मिल रहे हैं हमें, क्या क्या मिलेंगे, एक दो, दोनों फ्रेगमेंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कैपिटल A और स्मॉल a, यहाँ पर भी क्या है, कैपिटल A और स्मॉल a, दोनों फ्रेगमेंट देखने को मिलेंगे। बट स्मॉल a में एक फ्रेगमेंट, कैपिटल A स्मॉल a दोनों फ्रेगमेंट, कैपिटल A में एक ही फ्रेगमेंट देखने को मिलेगा। तो ऐसे जो है अपन क्या कर सकते हैं, पैटर्निटी टेस्ट में भी इसको काम में ले सकते हैं। और जैसे डिजीज़ का पता लगाना है हमें, ठीक है, तो डिजीज़ का पता लगाने के लिए क्या करेंगे,
डिजीज़ का पता लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो नॉर्मल, एक तो नॉर्मल वाला ले लेंगे अपन, एक नॉर्मल ह्यूमन का डीएनए, और एक ले लेंगे डिजीज्ड ह्यूमन का डीएनए। उन दोनों को अपन कंपेयर करके देखेंगे। जैसे ये नॉर्मल वाला है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एन, एन का मतलब नॉर्मल, डी का मतलब डिजीज्ड, ठीक है। एन जो है वहाँ पर हमें पैटर्न कुछ इस टाइप से मिल रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पैटर्न मिल रहे थे डीएनए के देखने के लिए। इसके अलावा ये कुछ डीएनए के फ्रेगमेंट यहाँ पर, जैसे एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये 2 फ्रेगमेंट ये मिल रहे हैं, ठीक है। अब जब डिजीज्ड वाले को देखते हैं अपन, डिजीज़ वाले में एक तो ये मिल गया, एक ये मिल गया, ठीक है, ये भी मिल रहे हैं, ये तो सारे मिल ही रहे हैं। ये तो मिल ही रहे हैं, बट ये जो येलो कलर में मैंने दिखाए हुए, ये मिलने की जगह यहाँ पर एक नया ही पैटर्न देखने को मिल रहा है। जब हमने नॉर्मल वाले और डिजीज्ड वाले को कंपेयर किया, नॉर्मल वाले और डिजीज्ड वाले को हमने कंपेयर किया, तो हमें देखने को मिला कि नॉर्मल वाले में तो यहाँ पर ये 2 क्रोमोसोम या 2 एलील जो है यहाँ पर देखने को मिल रहे थे डीएनए फ्रेगमेंट्स, बट यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, और यहाँ पर एक नया ही पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो जब नॉर्मल वाले और डिजीज्ड वाले को हमने कंपेयर किया, जब नॉर्मल वाले और डिजीज्ड वाले को हमने कंपेयर किया, तो क्या डिफरेंस मिला हमें, एक तो ये वाला डीएनए फ्रेगमेंट और एक ये वाला डीएनए फ्रेगमेंट, इसके अंदर तो है, इसके अंदर नहीं है। इसके अलावा डिजीज्ड वाले में ये एक डीएनए फ्रेगमेंट अलग से पाया जा रहा है, बाकी का जो सारा जीनोटाइप है वो क्या पाया जा रहा है, सिमिलर पाया जा रहा है। तो इससे हमें पता पड़ जाएगा कि इसके अंदर कहाँ पर डिजीज़ है, या तो इस वाले डीएनए फ्रेगमेंट में, ठीक है, और यहाँ पर ये 2 डीएनए के फ्रेगमेंट यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं, मतलब इन दोनों के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण ये बैंड जो है, ये इस टाइप का बैंड हमें मिल रहा है, इस टाइप का बैंड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, फिर इसको सही करने की कोशिश करेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर को सही करने की कोशिश कर लेंगे, और इसको डिसीज़ को ट्रीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए अपने RFLP के स्टेप, जो भी एप्लीकेशंस थे, स्टेप्स थे, जो भी थे, वो सारी चीज़ें हमने देख ली। इसके बाद में अपन देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ AFLP। एडवांटेजेस ऑफ AFLP, AFLP के एडवांटेजेस क्या क्या है। तो पहला एडवांटेज तो क्या है कि इसमें कोई भी प्रायर नॉलेज ऑफ सीक्वेंस इज नॉट नेसेसरी। दिस मेथड no prior sequence knowledge, prior sequence knowledge या information and as well as no oligonucleotide synthesis is no oligonucleotide synthesis is required। किसी भी टाइप का कोई भी सीक्वेंस का प्रायर नॉलेज एंड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का जो सिंथेसिस है उसकी कोई भी नीड यहाँ पर नहीं है, कोई भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, इसके जो रिजल्ट्स होते हैं रिजल्ट्स आर बेस्ड on reliable genotypic
reliable genotypic characters rather than an phenotype. जैसे अभी तो अपन पहले वाले जो कैरेक्टर्स देख रहे थे ना, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, उनके अंदर हम क्या देखते थे, फिनोटाइप के बेसिस पर रेस्ट उसकी जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो हम कैलकुलेट करवा रहे थे। बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो जीनोटिपिक कैरेक्टर्स है उनके ऊपर बेस्ड है ये RFLP। जीनोटिपिक कैरेक्टर्स के अंदर क्या सिमिलैरिटीज पाई जा रही है, क्या डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं, उनके बेसिस पर हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद तीसरा इसका और क्या है, जो RFLP है, RFLP बेस्ड ऑन जेनेटिक मार्कर्स, जो RFLP है वो किसके ऊपर बेस्ड है, जेनेटिक मार्कर्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इसलिए ये भी ये एक एडवांटेजियस प्रोसेस है। इसके अलावा RFLP इज द कोडोमिनेंट मार्कर, कोडोमिनेंट मार्कर thus can estimate heterozygosity, heterozygosity। जो हेट्रोजाइगोसिटी पाई जा रही है एक एनिमल के अंदर, वो ये डिटेक्ट करने में हेल्प कर सकता है। कैसे, जैसे एक अगर डोमिनेंट मार्कर होगा, ठीक है, तो वो यहाँ पर जैसे ए और ए, ये अपने पास में एलील थे, तो जब अगर डोमिनेंट मार्कर होगा ना तो वो ओनली एक ही बैंड शो करेगा। कौन सा वाला, रुको, ये नहीं, यहाँ एक ही बैंड शो करेगा। कौन सा वाला, कैपिटल ए वाला, यहाँ पर भी बैंड शो कर देगा। बट स्मॉल वाला जो है ना, ये बैंड ये शो नहीं करेगा। यहाँ पर कोई भी बैंड हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डोमिनेंट मार्कर है। तो ओनली जो डोमिनेंट एलील्स होते हैं उन्हीं के लिए यहाँ पर ये कैरेक्टर्स को शो करने का काम करता है। बट अगर ये कोडोमिनेंट मार्कर है, तो कोडोमिनेंट मार्कर जो है वो रिसेसिव एलील के लिए भी पैटर्न शो करता है और डोमिनेंट एलील के लिए भी पैटर्न शो करता है। तो ये क्या करेगा, ये दोनों के लिए पैटर्न शो कर देगा। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ से पता लगा सकते हैं रिसेसिव एलील के बारे में भी और हेट्रोजाइगोसिटी के बारे में भी, क्योंकि अगर हेट्रोजाइगस DNA है तो वहाँ पर हमें दोनों पैटर्न देखने को मिलेंगे, डोमिनेंट वाला भी, रिसेसिव वाला भी। उसके DNA का जब हम एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पर हमें दोनों टाइप के पैटर्न देखने को मिलेंगे, एक डोमिनेंट वाला भी और रिसेसिव वाला भी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हेट्रोजाइगोसिटी को भी एस्टिमेट कर सकते हैं, एस्टिमेशन उसका लगा सकते हैं, उसका अंदाजा हमें लग सकता है। किसकी हेल्प से, कोडोमिनेंट मार्कर की हेल्प से। ठीक है, ये तो हो गए इसके एडवांटेजेस। इसके बाद अपन बात करें डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस ऑफ RFLP या लिमिटेशंस ऑफ RFLP। RFLP के लिमिटेशंस क्या क्या है, ये एक तो स्लो प्रोसेस है, एक तो क्या है, ये स्लो प्रोसेस है, एक तो ये स्लो प्रोसेस है। दूसरा ये जो है इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ DNA सैंपल रिक्वायर होता है, अमाउंट ऑफ DNA सैंपल, इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ DNA सैंपल रिक्वायर्ड है
तो यहाँ पर हमें अमाउंट जो है DNA सैंपल का वो लार्ज लेना पड़ेगा। दूसरा इसका लिमिटेशन ये है। इसके अलावा ये लो लेवल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। अदर जो मार्कर्स है उनके कंपैरिजन में लो लेवल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन सेम स्पीसीज। अगर हम सेम स्पीसीज के दो इंडिविजुअल्स को कंपेयर करना चाहे तो वहाँ पर ये ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म शो नहीं करता, तो ये सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स को कंपेयर करने के लिए एबल नहीं है। ये इसका 3 लिमिटेशंस हो गई। ये था अपना RFLP। आज के लिए जो है हम इतना ही देखते हैं। बाकी का जो है RAPD, AFLP, SNP और SSLP वगैरह, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।